नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिससे महसूस होता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए। दरअसल पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा विरला राज्य है जहाँ 1.6% रोजगार बढ़ रहा है ना। गर्मी के मौसम में एक खुशखबरी है, ठंडी हवा का झोंका। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने का मन भी है और कह सकते हैं कि दस्तूर भी है और मौसम भी है, सब कुछ है। क्योंकि 2 साल कोरोना में गुजर गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस बंद हो गए, जो बाजार थे उसमें व्यापार कम हो गया, इसलिए रोजगार चला गया। और ख़ास तौर से हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए रोजगार की बहुत दिक्कत हो गई। और इस पूरे मामले में देश में हरियाणा जैसा राज्य जहाँ रोजगार के बहुत अवसर थे, वहाँ रोजगार तेजी से घटा, और मध्य प्रदेश जहाँ छोटे मझोले उद्योगों ने अच्छा काम किया और रोजगार बढ़ गया। ये दावा मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, बल्कि एक ऐसे CMI संगठन का है जो इस पूरे मामले पर बहुत बारीक नज़र रखता है। उसका कहना यह है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1.6% रोजगार बढ़ गए, यानी बेरोजगारी घट गई। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी और हमारे साथी पत्रकार आशीष दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे आदित्य मनिया जी, जो बाजार के विशेषज्ञ भी हैं और नजर रखते हैं कि आखिर आर्थिक स्थिति कहाँ बन रही है, कहाँ बिगड़ रही है, तो आर्थिक सेहत कैसी है और उसके साथ साथ रोजगार के मामले में क्या स्थिति है। सबसे पहले योगीराज जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये खबर ऐसी है कि जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर में जब पूरा देश तंदूर हो गया हो, तब ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, ऐसी हमको लग रहा है। आपकी राय? नहीं, मैं भी ठंडक ही महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हॉट विषय है आज के समय का। यदि बेरोजगारी दर, हम तो कई सालों से लगातार यही सुनते चले आ रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, और यदि ये संकेत मिलते हैं कि कम हो रही है तो ये एक खुशखबरी है। हाँ, लेकिन इस पर भरोसा बहुत आसानी से हो नहीं पाता है, क्योंकि अक्सर जब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तब एक पक्ष बोलता है कि ये आंकड़ों की जादूगरी है और लगता नहीं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और जब ये आंकड़ा आता है कि बेरोजगारी घट रही है, तब भी ऐसा लगता है कि क्या ये भी सच है। तो मन बड़ी दुविधा में है। तो मैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं, पत्रकार साथी, उनसे पूछूंगा कि ये दुविधा कैसे दूर की जाए। वैसे तो मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई कि उसका जो, जिसे कहते हैं कि छोटा औद्योगिक क्षेत्र है, मंझोला औद्योगिक क्षेत्र, वो अच्छा काम कर रहा है इस पूरे कोरोना काल के बाद की स्थिति को लेकर। जी नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम हुआ है। और जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार रोजगार मेले, हर महीने रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है ये एक दीगर बात है। लेकिन इस तरह के प्रयास मध्य प्रदेश में शुरू हुए, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल जो पूरे देश के लिए गए, वो बहुत ही, मतलब ऐसा साल दोबारा ना आए, हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब पूरा आपका, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाए, आपके आय के सारे स्रोत बंद हो जाए, ऐसी स्थिति में आप यदि थोड़ा सा उठ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो मैं भी इसको एक अच्छी खबर मानता हूँ। लेकिन इसकी जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं, जिसकी ये CMI की जो रिपोर्ट है, अब आपने कहा था कि कई बार इन रिपोर्ट को लेकर भी सवाल हो जाते हैं कि आखिर ये संगठन अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। इसमें 2 तरह की बातें क्या होता है। दरअसल जिसके पक्ष में होती है वो उसको स्वीकार करता है, जिसके खिलाफ जाती है, खिलाफ से मतलब प्रतिपक्ष को ये पसंद नहीं आएगी, सरकार को पसंद आएगी, और जब सरकार के खिलाफ जाती है तो फिर सरकार को पसंद नहीं आती। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसे रिपोर्ट आई है ना, इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति बढ़िया है, छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि साहब भाजपा शासित राज्यों की स्थिति, हम किसी तरह का शक नहीं कर रहे। मैं तो बता रहा हूं कि आमतौर से ऐसा सोचते हैं। छत्तीसगढ़ तो देश का बहुत ऐसा राज्य है जहां तेजी से विकास हुआ है। एक समय रायपुर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना गया था और उद्योग वहां बहुत तेजी से बढ़ा था। जी, तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो, मतलब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनकी स्थिति भी बेहतर हुई है। तो हो सकता है कि कुछ, मतलब ये जो आंकड़े निकले हैं वो धरातल पे या ठीक ठाक हों और वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है। हम तो ठीक ठाक होने, ठीक ठाक हैं ये मान के ही चल रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ आदित्य मनिया जी से। आदित्य मनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
दरअसल ये जब पूरी दुनिया में बेरोजगारी है और दो देश तो ऐसे हैं, बोस्निया और ये हर्जी-गोविना, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और वहां बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 40% के ऊपर चला गया है। और उस हालत में इंग्लैंड, अमेरिका में भी बेरोजगारी बढ़ी है, तब भारत में, खासतौर से मध्य प्रदेश में इसका मतलब बेरोजगारी का घट जाना, रोजगार का बढ़ना, आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बहुत बात है जी और इस पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। जी लेकिन जिस एजेंसी ने ये डिक्लेयर किया है जी। वो एजेंसी बहुत ही भरोसेमंद है। मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार देख रहा हूँ कि भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी से काम हो रहा है और कृषि क्षेत्र में काफी तेजी से सुधार हुए हैं जी। इन दोनों जगहों पर एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार को खुश होना चाहिए और एजेंसियों ने ये डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। दरअसल कोरोना के बाद से, जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तब से जो हमारे छात्र थे जो दूसरी जगह पर अपनी माने इंटेलिजेंस दे रहे थे, उन्होंने अपने प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रगति करी। और जो फूड चेन है वो है, खाद्य उत्पादन है, कृषि से संबंधित ये चीजें ये की हैं। दूसरा, हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि काफी तेजी से मेट्रो का, पुल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। दरअसल इन दो सेक्टर में बहुत तेजी से रोजगार बढ़ा है और जो मध्य प्रदेश के जो मजदूर हैं और जो क्लर्क लेवल है, जो IT लेवल है, इन लोगों की एंट्री हुई है। यही कारण है कि आज हमको खुशी हो रही है और पूरे देश हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है कि आने वाले समय में भी हम और रोजगार को बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें मान सकते हैं कि पकौड़े तलने वाला काम रोजगार से नहीं जुड़ा है। जैसे आपने कहा कि जो लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के युवा, उसकी वजह से भी रोजगार बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की कि सड़कें और पुल बन रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जो रियल इस्टेट है उस पर भी काम बहुत तेजी से बढ़ा है और उस वजह से भी एक बहुत बड़ा सेक्टर रियल इस्टेट की वजह से रोजगार लेता भी है, उपलब्ध कराता भी है। और जो आपने जिक्र किया था कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, वो भी देश में चाहे कुछ भी स्थिति बनती है, सबसे ज्यादा रोजगार तो वही देता है। आशीष जी, दरअसल 2 साल जब कोरोना खूब पीक पर था, सारे उद्योग धंधे बंद थे, लेकिन जब फसल कट रही थी, हम पिछले साल अगर अप्रैल की बात करें, मार्च की बात करें, तब देश का किसान और मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इसका मतलब कि जो कृषि का जो इलाका है वहाँ रोजगार हमेशा रहता है, वहाँ तालाबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ तालाबंदी हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे भरोसेमंद जो सेक्टर है वो है कृषि का, जिसने पूरे देश पर, खासतौर से मध्य प्रदेश में, इस रोजगार के आंकड़े को ऊपर उठाया है। और खासतौर से दूसरा जो आंकड़ा है वो रियल इस्टेट का है। बाकी इस पर आपकी राय? देखिए, कृषि का ऐसा क्षेत्र है जो जिस पे लॉकडाउन काम नहीं करता और भारत की जो स्थिति कोरोना के जो 2-3 दौरों में जो खराब हुई थी लॉकडाउन में, उसमें सिर्फ कृषि एक ऐसा था जहां की प्रोडक्टिविटी बनी हुई थी और उसने बहुत सहारा भी दिया भारत की अर्थव्यवस्था को। भले ही अर्थव्यवस्था नीचे गई, लेकिन एक जो छोटा सा सहारा था, वही सबसे बड़ा सहारा कृषि से था। खैर, कृषि से वो होता रहा, लेकिन अभी जो इस आंकड़े पर हम बात कर रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर कम होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेनली अभी तक चर्चा में यही बात आई है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के दौर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेज हुए हैं, यानी सड़क, पुल और ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो वो स्थायी रोजगार नहीं है। वो रोजगार तो वो है कि अधिकतर होगा, कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ कंप्यूटर से जुड़े लोग होंगे जिन्हें ठीक ठाक, लेकिन बाकी तो मजदूर वर्ग है वो। तो मजदूरों को रोजगार मिला है, वो स्थायी। अब उसमें ये हमें देखना पड़ेगा वो पैमाने क्या होते हैं, किस तरह से रोजगार और बेरोजगारी का अंतर किया जाता है। लेकिन अधिकांश काम जो हैं वो बेरोजगारी दूर करने के जो काम है वो कच्चे काम है, या साप्ताहिक काम है, या 15 दिन का काम है, या 6 महीने का उनको काम मिला है। स्थायी रोजगार और अस्थायी रोजगार में क्या फर्क है, ये आंकड़ा भी उसमें देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो कहीं बाहर जाके नौकरी ढूंढते हैं, वो पूना में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, या अब्रॉड जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उनके लिए क्या अवसर हैं, ये बात भी सामने आनी चाहिए। और यदि उनको अवसर मिला है तो ये बहुत खुशी की भी बात है। दोनों चीज़ें। तो
अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आदित्य मन्या ने बताया कि ये सारे काम शुरू हुए हैं, तो जाहिर तौर पे वो मजदूर वर्ग को रोजगार मिला है उसमें ज्यादा बड़ी संख्या में जी। तो जो मेरा उसमें यही कंसर्न होगा कि जो हमारा जो काबिल पढ़ा लिखा शिक्षित तबका है, जिसने हायर स्टडी की है, कुछ स्पेशलाइजेशन किया है, उनको रोजगार की क्या स्थिति? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी तो लगभग बंद है, वो तो मिल नहीं रही हैं। और अभी पिछले 2-3 साल में कोई बहुत सारी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में नई नहीं आई हैं जी। तीसरी बात यह है कि अभी 2 साल लगभग जो अर्थव्यवस्था ठप थी, बहुत सारे कारखाने बंद हो गए थे या उत्पादन कम हो गया था, तो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो उस समय रोजगार की दर क्या थी और अब क्या थी, अब क्या है ये भी, क्योंकि अब रोजगार शुरू हुआ, अब इंडस्ट्री शुरू हुई है, उत्पादन शुरू हुआ है, तो वो लोग वापस आए हैं। तो इसका भी एक अध्ययन होना हो सकता है कि उस 2 साल में क्या था रोजगार दर, बेरोजगारी की दर। इसमें एक बात और है आशीष जी, बिजली की जो कमी है, बिजली का जो संकट है, वो भी बेरोजगारी को बढ़ाने वाला साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब उद्योग धंधों में शिफ्टें कम हो जाएंगी, बिल्कुल, अगर 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे की बिजली कटौती अगर उद्योग क्षेत्र में हो, तो जाहिर है कि वो उद्योगपति उन मजदूरों को, उन काम करने वालों को रोजगार नहीं देगा जो 4 घंटे 6 घंटे बिजली कटौती कह रहे हैं। जाहिर है वो भी उनको दिक्कतें आएंगी। तो बिजली के संग वही रोजगार की बात आई कि जो कच्चा रोजगार है या अस्थायी रोजगार है, श्रमिक वर्ग है, वही घर बैठेगा, वही परेशान होगा। तो अभी तो ये सारे संकट हैं और इस पे हालांकि अगर ये रोजगार दोनों तरफ से है कि कुशल श्रमिक और अकुशल दोनों वर्गों को अगर रोजगार मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंकड़ों से खुश होने की बजाय सरकार को या समाज को, किसी को भी उसकी बारीकी में जाना चाहिए और वो देखना चाहिए कि वास्तविक रूप से वो रोजगार की स्थिति क्या है और कितनी लंबी है और उससे उनका जीवन स्तर कितना उठ रहा है और बाजार में कितना पैसा आ रहा है। ये सारा एक समग्र एक बड़ा अध्ययन है। अपन तो छोटी सी बात यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अध्ययन का विषय जो मेरी उत्कंठा है वो ये है। आशीष जी, खुशियों के मौके बहुत कम आते हैं जी। अगर ये आंकड़ों का मौका आ गया तो खुश होने में क्या बुराई है? वही मैंने कहा, अगर ये अच्छी बात है तो खुश हो। लेकिन योगीराज जी, जो मेरे पास आंकड़े हैं दुनिया भर के, सिंगापुर में जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, वहां बेरोजगारी 2.2% थी, अब वो बढ़कर 2.4% हुई है। इसका मतलब 0.2% की बढ़ोतरी बेरोजगारी की सिंगापुर में हुई है। स्विट्जरलैंड में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 0.1% बढ़ा, यानी वहां पहले 2.4% की बेरोजगारी थी, वो बढ़कर 2.5 हो गई है। इसी तरह जापान में 2.6 थी बेरोजगारी की दर, वो 2.7 हो गई है। दक्षिण कोरिया जरूर ऐसा देश है जहां पहले भी बेरोजगारी 2.7 थी और अभी भी 2.7 ही है। और यही स्थिति मैक्सिको की है। मैक्सिको में जरूर 0.7% की बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारी में, यानी वहां बेरोजगार बढ़े हैं। वहां पहले ये आंकड़ा था 3 का, जो अब बढ़कर हो गया 3.7। नीदरलैंड में भी 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में 0.2% बेरोजगारी बढ़ी है। और यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहां 0.1% बेरोजगारी बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में जो दर है वो स्थिर है। वैसे ही है जैसे कि दक्षिण कोरिया में, वहां भी बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 4 का था और अभी भी 4 का बना हुआ है। और रूस में अब चूंकि युद्ध शुरू हो गया, जाहिर है कि वहां बहुत ये आंकड़ा बढ़ा होगा, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो 3 पुराने हैं, 2 महीने पुराने हम कह सकते हैं। वहां स्थिति अभी भी जो आंकड़े हमारे पास है 4.1 थी बेरोजगारी। रूस में जो आंकड़ा है पुराना युद्ध के पहले का, उसके हिसाब से वहां अभी भी 4.1 ही, यानी युद्ध के पहले वहां बेरोजगारी में कोई गड़बड़ नहीं थी। और जर्मनी में भी बराबर कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। कनाडा में जरूर 0.2% बेरोजगारी बढ़ी है। और चीन में भी पहले 5.8% थी बेरोजगारी, वहां सुधार हुआ है, वहां 5.5% बेरोजगारी लेकिन बढ़ी है। ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ा भी कब का है, जब चीन में लॉकडाउन नहीं था। चीन में 2-2.5 महीने से जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा है। वहां की शंघाई की हम बात करें तो पूरा लॉकडाउन है, 2-2.5 करोड़ की आबादी का शहर बंद पड़ा हुआ है। तो अभी जो आंकड़े आने वाले नए, मुझे लगता है कि वो दुनिया की बेरोजगारी की दर को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा गड़बड़ आएगी और वहाँ चिंताएं होंगी। लेकिन अभी जो बात है योगीराज जी, वो ये कि महिलाओं को रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो स्थिति है वो ये बताता है कि 1.9% आंकड़ा ऐसा है जहां महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो लोग घर बैठे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो रोजगार मांगते मांगते थक गए थे, इसलिए वो घरों में बैठ गए हैं। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है इस पूरी रिपोर्ट में।
देखिए राघवन जी, आपने बड़ी डीपली स्टडी इसमें की है और आपने पूरी दुनिया के आंकड़े आपने बता दिए। और केवल जैसा आपने बताया जर्मनी और कोरिया को छोड़ दो तो सारी जगह पूरी दुनिया में रूस भी है युद्ध के पहले। जी, युद्ध के पहले जी। तो मतलब कुल तीन चार कंट्री को आप छोड़ दो तो पूरी दुनिया में आंकड़े बड़े हैं वहाँ। आंकड़े बड़े हैं। आंकड़ों का जो हिसाब है वो 0.2-0.3% का। जी नहीं, और हिंदुस्तान की भी आप बात करें तो यहाँ भी बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ी, 7.6 के आसपास देश की बेरोजगारी दर है जी। और ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की आधे से भी कम रह जाए, और मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा कम हुआ है। तो या तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को भी बधाई। बिल्कुल, शिवराज जी को तो बधाई है, लेकिन बघेल साहब को भी बधाई है। लेकिन हरियाणा के खट्टर साहब वो बहुत पिछड़ गए हैं। बिल्कुल, इसमें हरियाणा पिछड़ा है। राजस्थान तो 25 पे जा पहुंचा, हरियाणा 37% से ज्यादा पे जा पहुंचा है। जी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो, यदि ऐसा सभी जगह बढ़ रही होती या ये अपन जिसने सर्वे किया उस एजेंसी की बात करें तो फिर ये दो को भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस दिशा में काम हुआ है या हुआ होगा, तो ये आंकड़े थोड़े से डाउन हुए हैं, बेरोजगारी की दर में कमी आई है। बिल्कुल। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आप छत्तीसगढ़ में तो आप खुद ही मान रहे हैं कि वहाँ बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बुरा, मतलब बहुत ऐसा फेज जा रहा है कि बिल्कुल ही जिससे पे निराश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता या नहीं। मामा बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत सारे वो सेमिनार भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार के लिए भी इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि ये पहले भी बहुत तेजी से हुई थी लेकिन उसके नतीजे कम आए थे। इसमें सुखद बात यह है कि ये कोरोना के बाद की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें रंग लाती दिख रही आंकड़ों में हमको, इसलिए हम इस पर खुश हो रहे हैं। मन्या जी, जो मैंने आपको बताया, सभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत कोई अकेला देश नहीं है, लेकिन हम इसलिए खुश हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा रोजगार देने का बड़ा है, और वो थोड़ा बहुत नहीं है, वो 1.6% बड़ा आंकड़ा होता है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो अकुशल श्रमिक हैं जी, इनका रोजगार बहुत तेजी से बढ़ा है। जो कुशल श्रमिक हैं उनको अभी पूरी तरह रोजगार मिलने में काफी कठिनाई आ रही है। लेकिन हम अभी ये देख रहे हैं कि आपने मुझसे पहले बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रियलिटी, तो रियलिटी में मैं देखूं ना मैंने कहा था रियल एस्टेट में ज्यादा काम मिल रहा है। रियल एस्टेट में जी, निश्चित तौर जी। पर रियल एस्टेट में बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आपने देखा होगा कि यही वजह रही कि सीमेंट, रेत, गिट्टी, स्टील के भाव भी तेजी से बढ़े हैं। मैं परसों एक खबर देख रहा था मुंबई की, कि मुंबई के जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ कॉमर्शियल और जो रेसिडेंशियल क्लास 1 की जगह है वहाँ महंगे रेट के रियलिटी सेक्टर के मकान बहुत तेजी से बिके हैं जी। और हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के 5 या 6 शहरों की बात करें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनको पहले ले लें, और टीयर 2 में हम सागर ले लें, कटनी ले लें, इस जगह भी ले लें। तो मैंने अभी पिछले 2 महीने पहले हमें एक फंक्शन में गया था, तो वहाँ देख रहा था कि निश्चित तौर पर कंस्ट्रक्शन में बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है। मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़े जब कागज पर आ गए हैं तो इनसे ज्यादा खुश होने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि सरकार इस क्षेत्र में जो कुशल श्रमिकों की संख्या है उस पर बढ़ाने का ध्यान दे, और साथ ही वर्क फ्रॉम होम के जो बच्चे जो बाहर से हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में आ गए हैं, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 क्षेत्र में भी। तो वहाँ जो आपने बताया कि बिजली और इंटरनेट की जो सुविधा है उसमें कटौती ना हो, अगर उसमें कटौती होगी तो निश्चित तौर पर हम जब अगला आंकड़े की जानकारी आएगी तो हमको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी जो कटौती की बात चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं घोषित कटौती है और कहीं कहीं अघोषित कटौती है जी। तो इसका फर्क जो है अगले महीने पड़ेगा। लेकिन रियलिटी का काम लगभग दिन में होता है, और उस समय जो बड़ी कंपनियां होती है, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें पावर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, तो वहां हम किसी हद तक सफल हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो हमारे यहाँ का स्किल लेवल है उसके लिए अभी भी हमें चिंता है। मध्य प्रदेश सरकार को अलग से एक जिसे कहना चाहिए ना, एक फायर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि रोजगार इस देश की
बेसिक जरूरत है। और जहां महंगाई दर लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है, जी। कल भी आरबीआई ने महंगाई दर का जो अनुमान है वो बढ़ाया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कुशल श्रमिकों के लिए भी वो ध्यान दे, और जो अकुशल श्रमिक है उनकी बेहतरी के लिए जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो भी बहुत जरूरी है, तभी ये आंकड़े हम देखें इस दायित्व को पा सकते हैं। बिल्कुल, अकुशल श्रमिक के लिए तो मुफ्त का राशन सरकार देती है और बहुत सारी चीजें आधार कार्ड के हिसाब से वो करती है, लेकिन जो आपने स्किल्ड लेबर की बात की है, कुशल श्रमिकों की बात की, उन पर जरूर चिंता की जरूरत है, क्योंकि वो बेचारे तगारी उठाकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है, बी किया है, वो टेक्निकली कहीं स्ट्रांग है, तो फिर वो मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी चिंता की जरूरत ज्यादा है। आशीष जी, सवाल है कि ये आंकड़े हो सकता है कि अगले 3 महीने बाद हमको उतना खुश नहीं रख पा जितना आज है, क्योंकि बेरोजगारी का जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजली का संकट है, और उसके साथ साथ जो निवेश है, अगर वो निवेश आता भी है तो उसको जमीन पर उतरने में वक्त लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, फैक्ट्री खड़ी होगी, उसके बाद उसमें रिक्रूटमेंट होगा और तब वो लोग काम करेंगे। तो वो एक लंबी कहानी है, हालांकि वो चल भी बहुत दिनों से रही है, लेकिन जो हमने शुरुआत में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ने बहुत गजब का काम किया है, चमत्कार किया। अगर कृषि का इसमें टेका नहीं लगा होता, जिसको हमने कहा था कि वो छोटा सा रोजगार है लेकिन उसने बड़ा काम किया है। कृषि ऐसा है जो बारिश हो सर्दी हो, अब तो किसान खेत में आशीष जी 12 महीने काम करता है, क्योंकि वो 3-3 फसल ले रहा है। मध्य प्रदेश का किसान पहले सिर्फ 1 या 2 फसल लेता था, सोयाबीन और गेहूं की या चने की, अरहर की, इनकी। अब वो धान की फसल लेता है, फिर गेहूं की फसल लेता है, और अब वो जिसे कहते हैं मूंग की फसल भी ले रहा है, तीसरी फसल भी ले रहा है। उसके अलावा वो कह सकते हैं कि कमर्शियल खेती भी कर रहा है, जो कैश क्राफ्ट होती है, सब्जी पर जा रहा है, फलों पर जा रहा है। तो इस पर आपकी राय? बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश में कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, तो बेहतर होगा कि जो हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, जो उन्हें कृषि से संबंधित किसी रोजगार की तरफ सरकार जोड़ने की कोशिश करे। उद्योगों के लिए तो एक कैंपेन चल ही रहा है, निवेश आ रहा है, लेकिन वो बात सही है, कोई भी बड़ा उद्योग जब लगता है तो उसे 5-7 साल लगते हैं पूरी तरह से स्टेब्लिश होने में। तो वो निवेश भर आ जाना ही बड़ी उपलब्धि नहीं होती, अक्सर ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन उद्योगों में फिर जब आते हैं तो खैर मध्य प्रदेश सरकार ने तो कर भी रखा है कि एक बड़ा प्रतिशत जो है रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा, तो उसकी तरह से उन युवाओं को तैयार भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। लेकिन कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनको सरकार सब्सिडाइज करके या कोई तरह से उसको प्रोत्साहित करके, ज़्यादा प्रोत्साहित करके, ये अब लंबे समय से अभियान चलता ही है, लेकिन अभी की इस परिस्थितियों को, पिछले 2 साल के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए उन जगहों पर उन जो युवा हैं उनको वहाँ पर प्रोत्साहित करके और उनको मार्केट चेन से जोड़ के कुछ उस तरह का स्थायी रोजगार की व्यवस्था वहाँ अगर हो सकती हो, और उनको खुद वो अपने निवेश कर लें। जो स्टार्टअप की पॉलिसी मध्य प्रदेश में आने वाली है उसमें भी निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर इस तरह से वो एक सब चीज़ें सरकार जोड़ के चले, भाई बहुत सारे विशेषज्ञ हैं सरकार के पास, वो सब सोचते ही होंगे, हमसे बेहतर सोच लेते होंगे, तो वो अगर इस तरह से करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक तो प्रतिभाओं का जो पलायन है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ के बाहर चले जाते हैं, उनको रोकना भी जरूरी होता है, और वो हमारे भी काम आ सकते हैं मध्य प्रदेश के। तो इस तरह का कोई एक मिला जुला ड्राइव चले, और उसके लिए उसकी पूरी निगरानी के लिए बहुत सारे अफसर ना की बजाय जो है एक ऐसा कोई विभाग या कोई ऐसा एक उच्च स्तरीय समिति या सेल या कोई एम्पावर्ड कमेटी ऐसा कुछ हो जो लगातार उसको मॉनिटर करे और वो सारे विभागों को उसके लिए उसका फॉलोअप कराए। ऐसा कोई चीज जरूरी है। जैसा आपने कहा कि कुछ महीने बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं, निश्चित तौर पर आंकड़े बढ़ते घटते रहते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि बेरोजगारी की दर घटती ही रहे। तो जरूरी ये होगा कि ये इस तरह से कोई एक समन्वित मुहिम चलेगी तो रोजगार के में मध्य प्रदेश आदर्श बन सकता है, क्योंकि हरियाणा जैसा राज्य पिछड़ता है जो बहुत ही कर्मठ और जो जहाँ पे बहुत सारे स्कोप हैं, तो और उसमें मध्य प्रदेश का नंबर ज्यादा आता है, तो लगता है कुछ प्रयास सही दिशा में चले हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, इस पर खुश होने की भी है और ये मेंटेन रहे, इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। अब चूंकि वक्त खत्म हो चला, बहुत छोटी सी जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं योगीराज जी आपसे कि ये जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है ये आंकड़े तो बताता है, लेकिन जैसे निगरानी की बात की हो रही तो इसी किस्म के किसी संगठन को भी सरकार डेप्यूट कर सकती है कि वो उनके विभागों की निगरानी करे और आंकड़ों को सही ढंग से लेकर आए और जो सरकार की योजना है वो ठीक से क्रियान्वित हो। आपकी बहुत छोटी सी राय इस पर। नहीं, इसमें ये बात सही है कि अपने को आंकड़ों में आगे नहीं होना, अपने को धरातल पर आगे होना है जी।
और बेरोजगारों की वास्तव में यदि रोजगार मिल जाए तो वो सबसे बड़ी गारंटी है। आंकड़ों में आगे होने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आंकड़ों का जो मामला है, जो मध्य प्रदेश की स्थिति वो बहुत सुखद है। हम रोजगार देने के मामले में 6ठे स्थान पर आ गए हैं। ये कुछ आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकारी भर्तियों को भी सरकार को चाहिए कि वो कुछ जो बाधाएं हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको कुछ रास्ता निकाले। उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों ने निकाला भी है, वो उस तरह से निकाल के सरकारी भर्तियों को में भी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार, उनको लेने की कोशिश। सरकार ने मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में पुलिस महकमे में, शिक्षा विभाग में, पुलिस में तो हर साल 6,000 नियुक्तियों का जो पिछले 7-8 साल से वो लेकिन शिक्षा की बात है, शिक्षा के मामले में जो शिक्षकों की नियुक्ति उस पर बड़ा काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये हमने जैसा शुरुआत में कहा था कि गर्मी के मौसम में एक ठंडी हवा का झोंका बहुत सुखद है कि मध्य प्रदेश में 1.6% रोजगार बढ़ा है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी आपका भी धन्यवाद, और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में कुल मिलाकर आप IND 24/7 बने रहिए और देखते रहिए।